चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 1 टोटल प्रैक्टिस सेट जो है ये जो है एनसीईआरटी आधारित है। 6 to 12 तक का क्वेश्चन है, सेट करके बना हुआ है। टोटल 17 सेट हैं, जिसमें से सेट नंबर 4 सेट है जो कि हिस्ट्री का स्पेशल है। ठीक है, सेट 4 जो है सेट 4 सेट और है जो कि आपका ज्योग्राफी का मिलेगा। सेट आपका जो है 4 फिर रहेगा, ये रहेगा आपका पॉलिटी का रहेगा। सेट जो है 4 और रहेगा जो कि साइंस का रहेगा। 6 to 12 तक का जितना भी एनसीईआरटी है वो रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी आधारित ही प्रश्न रहेंगे। सेट जो है आपका एक रहेगा जो कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का रहेगा। इकोनॉमिक्स से ज्यादा नहीं पूछता, इसलिए सेट नंबर 1 ही रहेगा, मतलब एक ही सेट रहेगा। तो ऐसे बांटा हुआ है जो कि हम आज पहला शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का जो है पहला एक तरह से सेट है, तो हिस्ट्री का शुरू करने जा रहे हैं। सेट नंबर आपका जो है 1 शुरू करने जा रहे हैं और 4 सेट में से 1 चालू आपको कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे, ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसमें आप ले सकते हैं, है ना। ठीक है, कथक नृत्य जो है भारत के किस भाग से संबंधित है? तो आप कथक नृत्य जो है आप बहुत अच्छे जानते हैं, यूपी से संबंधित है, उत्तर भारत से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो ले लीजिए कि जो कथक जो आप नृत्य देखते हैं ये कथा शब्द से निकला हुआ है। इसका प्रयोग जो है संस्कृत या अन्य भाषाओं में जो है कहानी के रूप में ये निकला हुआ है। कहानी आपको दिखाना है डांस करते हुए, यही कहना चाहता है। और भी बहुत जानकारी है जो कि अब बाद में करेंगे। ठीक है, 4 सेट है, उसमें हम चर्चा भी करते हैं। मेसोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार करें। ठीक है, मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे विचार आपको करना है, इस पे विचार करते हुए बताइए कि क्या होगा, है ना। तो इस पे विचार करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथी कहा जाता था। बस इतना ही जान लीजिए, पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, नहीं अनुपस्थित थे उस समय, अनुपस्थित थोड़ी थे, मतलब प्रेजेंट थे उस समय, था पुराना और नया दोनों ढंग का था। तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे केवल एक वो सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा वो सही दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि मेसोलिथिक कहा जाता है किस समय का, डेट पूछेगा, अगर यस पूछेगा तो डेट हमेशा याद रखिएगा 12,000। आप स्पीड करके वीडियो देख सकते हैं बाद में। ठीक है, 12,000 वर्ष से लेके आपको 10,000 वर्ष तक का बात है, काल को ही मेसोलिथिक कहा जाता है। समान रूप से छोटे और इन्हें माइक्रोलिथी कहा जाता था। समझ गए? तो ये जो बड़े आकार के जो हैं ये गलत होगा, यहाँ पे छोटे आकार के होते तो सही हो जाता और ये सही है। ठीक है, तो आपसे ध्यान रखना है कि जो बड़े आकार के जो यहाँ पे लिख दिया है बड़े आकार के नहीं थे, छोटे आकार के थे, इसलिए तो माइक्रोलिथी, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, उसी को कहते हैं। तो छोटे आकार के औजार होते थे, समझ गए। और ठीक है, बनाए गए थे उस समय, जो बनाए गए थे याद रखिएगा हंसिया, आरी जो देखे होंगे आप, आरी देखे होंगे, हंसिया देखते होंगे। ठीक है, काटने के लिए होता था, जिसे हंसिया कहते हैं, काटने के लिए, फसल काटने के लिए, तो हंसिया होते थे। तो जैसे उपकरण बनाए गए थे जिसमें हैंडल जो होता था ना वो हड्डी या लकड़ी का लगाया जाता था और ये छोटा होते थे, सूक्ष्म रूप से होते थे। तीसरा प्रश्न है बसोहली शैली, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यूनिक है। तो बसोहली जो शैली था वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित था। एनसीईआरटी आधारित है, 6 से 12 तक का क्वेश्चन है, सब मिलाया हुआ है और हिस्ट्री का सिर्फ है, इसमें ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और ये भी अगर जानना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर याद रखिए 7, क्लास 7 से एनसीईआरटी का, उसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें इसके बारे में मिल जाएगा। इतना जान गए कि लघु चित्रकला की एक जो है साहसपूर्ण एवं भाव प्रणाली का विकास हो गया था, उसी को कहा गया था बसोहली शैली। समझ गए? तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था कि बसोहली जो शैली थी उसमें क्या था ना कि लघु चित्रकला था, लघु रूप से, छोटे रूप से चित्रकला था और साहसपूर्ण दिखाया गया था, एक उसी शैली को कहा जाता है। बस इतना जान लीजिए। और भी डिटेल है जो कि बहुत जानकारी, उतना जानने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। और ज्यादा जानकारी 4 सेट है तो उसमें और चर्चा होता रहेगा। रस मंजरी की रचना किसने की? तो रस मंजरी की रचना जो है करने वाले कौन थे? तो ये करने वाले थे भानुदत्त।
और रसमंजरी जो देख रहे हैं आप, ये भी लघु चित्र कला में ही आता है, जो कि इससे भानुदत्त जो हैं संबंधित हैं, रचना किए थे भानुदत्त जी। रसमंजरी की रचना, रसमंजरी के जो हैं रचनाकार अगर पूछे या रचना किसने किया तो भानुदत्त जी की है। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। व्रीहि धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो व्रीहि धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार कीजिए और बताइए क्या है, बताइए। तो बताएंगे क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि व्रीहि धर्म पुराण के अगर संबंध के बारे में बात करें तो इसकी रचना जो है बंगाल में की गई है और ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा, इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी, तो ये भी सही है। आगे तो सबसे बड़ी बात कि व्रीहि धर्म पुराण में आगे तो बंगाल से संबंध है, रखता है व्रीहि धर्म पुराण। इसमें ब्राह्मणों को जो है बंगाल में अगर जो रहते हैं ब्राह्मण, उनको जो है विशेष रूप से मछली खाने का जो है अनुमति दी गई थी। दोनों सही होंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, कथन सत्य कथन बताना था तो दोनों है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, इसमें कुछ ज्यादा जानकारी देना है तो ये ध्यान रखना है 13वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, 13वीं शताब्दी का ये सांस्कृतिक ग्रंथ है। कौन? बृहद पुराण। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ ज्यादा जानकारी। सही मिलान करें। तो सही मिलान करने के लिए आपको सही मिलान करने के लिए सही तो पढ़ना पड़ेगा। तो सुन लीजिए, सही मिलान करना है, छठा क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है ना, तो सही मिलान करें। तो मुगल बादशाह एक तरफ वर्ष है, तो आप देखिए मुगल बादशाह की बात करते हैं, मुगल शासन की बात करते हैं। मुगल शासन में कौन कौन की बात करते हैं, तो देखिए इसमें फर्रुखशियार, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, मिलान करना है। तो फर्रुखशियार का समय काल याद है आपको, बता सकते हैं। और ये भी याद रखिए, चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 7 का है, पेज नंबर 40 अगर उलटेगा तो उसमें इसकी जो है बात कही गई है। फर्रुखशियार का अगर डेट पूछे तो आप बता दीजिएगा 1713 से लेके 1719। ठीक है, तो आपका 2 का ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, 1 का 2 है तो 1 का 2 तो सब है आपका, तो इसमें तो डन है। अब बात करते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का समय अगर पूछे, समय काल पूछे तो बताइए, वर्ष ईयर पूछे तो 1754 से आप याद रखिएगा 1759, मतलब 54 से लेके 1759। क्लियर हो गया। चलिए, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे है शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं। ठीक है, तो बी का 3 होगा, तो बी का 3 तो यही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। मिलान कर दीजिए, तो शाह आलम द्वितीय का क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 1759 से 1806 याद रखिएगा। ठीक है, मतलब 1759 से लेके 1806 तक। अगर बात करें अहमद शाह की बात करें तो इसका समय काल क्या है, 1748 से लेके 1754, मतलब 1748 से लेके 1754 याद रखना है। बस इतना ही जानना है। देखिए 7वां प्रश्न जो है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को जो है किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, ये जो आप सवाई राजा जयसिंह को जानते हैं, सूबेदारी की बात करते हैं, तो मालवा मिला था, तो अंबर के, याद रखिएगा, अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा का सूबेदारी मिला था। तो अंबर के जो सवाई राजा जयसिंह थे उनको मालवा का सूबेदारी मिली थी। और एक बात याद रखिएगा, 1722 की बात करते हैं, तो 1722 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह को आगरा का सूबेदारी मिली थी। जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह थे, जैसे अंबर के जो आप अभी सवाई राजा जयसिंह को पढ़े कि मालवा का सूबेदारी मिली, उसी तरह जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली थी। तो प्रभाव था, और क्या, बस इतना जानना है, मुगल काल का प्रभाव था उस पर, बस इतना जानना है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं, तो नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए क्या होगा। औजार पॉलिश किए जाते थे। ठीक है, इसमें क्या बताना है, सही विकल्प चुनना। आगे इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सही चुनना है कि गलत, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए कुट में सही विकल्प चुनना है।
तो देखिए औजारों को पॉलिश किया जाता था, एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, तो एकदम सही है, तो दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल की जो शुरुआत अगर पूछे ना तो 95 100 ईसा पूर्व के समय बोला गया है, शुरुआत मानी जाती है, बस इतना जान लीजिए। इस समय की अगर बात करें, नवपाषाण की बात करें, तो कई स्थलों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। और इसी समय में भी पॉलिश जो है किया जाता था औजारों का, शुरुआत हो गया था। नवपाषाण के काल में ही अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग किया गया अनाज पीसने के लिए। चलिए आगे चलें। चलिए 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? बताइए, बता सकते हैं? तो उसे दल खालसा कहा जाता था। खालसा तो आप जानते ही थे, लेकिन सिख जत्था एक तरफ हो गए और मिसलों की संयुक्त सेना एक तरफ हो गए, तो उन दोनों को क्या कहते थे? दल खालसा कहा जाता था, ठीक है। और ये समय अगर पूछे तो 18वीं शताब्दी की बात करता है, ठीक है, शताब्दी की बात करता है। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 20%। कितना? 20%। कैसा लग रहा है ये कंटेंट जरूर बताइएगा। 20% लेते थे, क्यों लेते थे राखी व्यवस्था में, है ना, यही सवाल है ना। तो राखी व्यवस्था क्या होता था ना कि जो भी फसल होते थे किसानों के लिए ये बनाया गया था व्यवस्था, ये स्थापित किया गया था। ये किसानों की उपज को बचाने के लिए मतलब 20% लेते थे और उनके संरक्षण करते थे, उसकी फसल का संरक्षण देखभाल करते थे, ये नियम था। 11वां प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के दौरान जो है प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन चयन कीजिए। तो इसमें सत्य कथन बताना है ऋग्वैदिक काल में। अगर वैदिक काल देखे हैं मेरा तो आप जरूर इसका पढ़िएगा। तो बताइए इसके बारे में सत्य कथन बताइए, तो जरूर बताइए। तो देखिए इसमें से जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए हम बता देते हैं। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, ऐसा तो कुछ चर्चा नहीं किया गया था वैदिक काल में। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, क्या ये सही है? तो इसमें भी कुछ ऐसा निर्णय नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल के दौरान जो प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था थी, आप बताइए क्या था? सत्य बताना था, जिसमें से दोनों असत्य है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब एक बात जान लीजिए, ऋग्वैदिक काल का समय काल अगर पूछे तो आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में 1500 से लेके 1100 ईस्वी पूर्व के काल के दौरान को हम ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। गांव के पास जो है कर एकत्र करने की शक्ति थी, ठीक है, तो ये गलत है। कर एकत्र करने की शक्ति ही नहीं थी, ना उस समय महल था, ना उस समय रहने का जगह था, ना उनके पास सेनाओं का था, ठीक है। राजाओं के पास न तो राजधानी थी, नगर थी, न महल था, न सेना था। ये वैदिक काल की बात हो रही है, ठीक है। तो उस समय नहीं था ऐसा कुछ। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, राजा का पुत्र जो है स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी गलत है, क्योंकि उस समय ना राजा का जो है ना महल होते थे, नगर होते थे, ना सेना होते थे, तो कर एकत्र तो नहीं कर सकते थे, ये आप जानते हैं। उस समय क्या होता था, ऋग्वैदिक के काल की अगर बात करें, उस समय काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो 2 वर्गों में शुरू में जो है वर्णित किया गया था, बांटा गया था। पहला तो पुरोहित होते थे, पुरोहित जो कि ब्राह्मण कहलाते थे, और दूसरा होता था राजा। बस इतना ही, 2 ही थे। बाद में जाके 4 समूह में बढ़ जाते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि देखिए यहाँ पे आ गया आपका। 12वां क्वेश्चन क्या है देखिए, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से जो है कथनों का विचार करें। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनना है आपको। तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यही क्वेश्चन है। तो बताइए 12वां प्रश्न का क्या होगा? तो देखिए, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो हाँ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि महिलाओं को और शूद्रों को जो है वेदों का अध्ययन करने का अनुमति नहीं मिला था, तो ये सही है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो वर्ण होते थे, इसी में वर्ण भी बटेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आधार पे ही जो जन्म होते थे उस आधार पे तय होता था उनका वर्ण, ठीक है। तो ये
पहला और दूसरा दोनों जो है सही माना गया है। क्लियर? अब चलिए अब इसके बारे में जान लीजिए कि उत्तर वैदिक, देखिए वैदिक काल में तो आप पढ़ लिए कि ना राजा होते थे, ना नगर होते थे, ना राजधानी होते थे। बस पुरोहित और राजा होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी नहीं होते थे, है ना? ये भी जानते हैं। कर एकत्र करने का जगह नहीं था वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब हो जाएगा, उस समय बाँटा जाएगा। तो चलिए जान लीजिए। तो देखिए, अगर बात करें उत्तर वैदिक काल को तो ऋग वैदिक काल के ही जो है तुलना किया जाता है, उसी के समय की बात किया जाता है। धीरे-धीरे जैसे सुधार होता है उसी तरह। तो ऋग वैदिक काल की जो तुलना में अगर देखा जाए तो समाज जो है जटिल हो रहा था। जटिल कहने का मतलब कि ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नियम कानून नहीं था। स्वतंत्र थे, सभी लोग थे, लेकिन उत्तर वैदिक जैसे ही बढ़ते गया, उसमें थोड़ा-सा जटिल होते गया। समाज जो है जटिल मतलब थोड़ा कठोर होता चला जाता है। यही कहना चाहता है उत्तर वैदिक काल में। जैसे कि बता देते हैं, पुरोहित जो होते थे मतलब ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण लोग जो हैं 4 समूहों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है? जिन्हें हम लोग वर्ण कहते हैं, 4 वर्ण में बाँट देते हैं, ठीक है? और पहला वर्ण में ब्राह्मण को रखा गया था। दूसरे स्थान पर शासक जो थे, राजा जो थे वो थे। राजा कहिए चाहे क्षत्रिय कह सकते हैं, उन्हें कहा गया था दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे जो है विश्य या वैश्य लोग थे। और अंतिम में आते हैं शूद्र, ये ध्यान रखना है, जिसमें महिला को भी ये शूद्र के कैटेगरी में रखा गया था, वर्गीकृत किया गया था। इसी में उत्तर वैदिक काल में ही जो है शूद्र और महिला जो है वेद का अध्ययन नहीं कर सकते थे। बस इतना जान लीजिए और ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, बाद में और लेंगे जानकारी। आगे चलते ही 13वां प्रश्न है प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ अगर आपसे पूछेगा तो प्रशंसा। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशस्ति का तो आप जान गए। प्रशस्ति एक अभिलेख है, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो अभिलेख है, अभिलेख पे ही लिखा जाता है जिसमें कि उनकी बड़ाई की जाती है, जो राजा का बात होता है। इसमें से और ये जो प्रशस्ति लिखा जाता था वो संस्कृत शब्द में लिखा जाता था। आप जानते हैं संस्कृत शब्द है प्रशस्ति, जो कि इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, जो कि हम बात कर चुके हैं इसके। प्रशस्ति की रचना में अगर देखा जाए तो बहुत सारे राजा हैं, जिसमें से इसमें चर्चा किया गया है क्लास 6 में, चैप्टर नंबर 9 अगर उलटिएगा, पेज नंबर 87 दिखेगा तो उसमें गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की चर्चा की गई। ये प्रशस्तियों की रचना किए थे, याद रखिएगा, जिसमें से इनका नाम आता है। बस इतना जान लीजिए और ज़्यादा जानकारी बाद में हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, है ना? ध्यान रखना है। और अगर ज़्यादा जानकारी जानना है तो ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसमें हम डिटेल के साथ चलते हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा। 14 प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया? तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे, हरिसेन जी हैं। तो देखिए याद रखना है कि सवाल ये बनता है कि सम्राट जो हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन जी। ठीक है? और दरबारी कवि होने के कारण जो है समुद्रगुप्त की जो है क्या किए थे, वीरता की स्मृति का एक जो है वीरता की स्मृति पर मतलब वीरता पर समुद्रगुप्त की वीरता पर जो है याद में कहिए उनकी याद के लिए एक प्रसिद्ध कविता लिखे थे। कौन? हरिसेन जी लिखे थे। क्लियर हो गया? बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। 15वां प्रश्न क्या है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की जो है संख्या कितनी बताई है? बता सकते हैं? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है ना? कितनी बताई गई है? अगर बताना चाहते हैं तो बताइए। तो आप जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी 12 बताया गया है। क्या बताया गया है? 12। तो हरिसेन जी जो हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और ये 12 बताया गया है कि दक्षिणापथ के शासकों की अगर संख्या पूछा जाए तो 12 बताया गया है। तो देखिए हरिसेन जी जो हैं 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं का और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किए हैं। ठीक है? इसे ध्यान रखिए, थोड़ा-थोड़ा जान लीजिए। पहला में आर्यवर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है? आर्यवर्त के जो 9 शासकों थे उससे समुद्रगुप्त जो है हराया था। ये इसके बारे में जो है बताते हैं। अब 12 शासक आते हैं, इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने जो हैं ये जो 12 शासक थे वो समर्पण कर देते हैं। समझ गए? तो बड़ाई हो रही है तो सारा चीज़ बता रहे हैं हरिसेन जी, तो इसमें से ये भी है। तीसरा आता है कि पड़ोसी देशों में जैसे असम, उस समय पड़ोसी देश में असम भी आता था, ये भी ध्यान रखना है। तटीय बंगाल आते थे, ठीक है? नेपाल आता था, उत्तर-पश्चिम के कई गण या संघ उस समय होते थे, आते थे, ठीक है? उसे भी समुद्रगुप्त ने मतलब एक तरह से जीता ही था।
और ये ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त जो है उपहार, समुद्रगुप्त के लिए ये सब उपहार लाते थे, जितने जो भी जीता था, असम को, तटीय बंगाल, नेपाल को, ये सब जो है उपहार लाया करते थे। इनकी आज्ञा पालन होती थी, तो इसके बारे में भी बात होता था। चौथा है ब्रह इलाके। ब्रह इलाके में तो बाहरी इलाके की बात हो रही है। वहाँ के शासक जैसे कुषाण हो गए, शक हो गए, वंश के थे, ठीक है? इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार किए थे, ठीक है? अपनी पुत्री का विवाह करवाए थे, उससे करवा दिए थे। तो ये सब जो है आपको तारीफ में लिखा गया है। और दक्षिणापथ की अगर बात करेगा स्पेशली तो 12, ये ध्यान रखना है। और आर्यभट्ट के कितने शासक थे? तो 9 थे, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह जो है बाँटा गया था समुद्रगुप्त के बारे में। तो चलिए आज ये 15 क्वेश्चन मैं आपको एक डेमो के रूप में दे रहा हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि इसे कंटिन्यू करूँ। 4-4 प्रैक्टिस सेट हैं, 4 साइंस के, 4 हिस्ट्री के, 4 पॉलिटिकल के, 4 ज्योग्राफी का, 4 इकोनॉमिक्स का और 4 आपका जो है इकोनॉमिक्स का। तो इसी तरह सारे जो है वीडियो मैं ला रहा हूँ और कंटिन्यू लाऊँगा, एक दिन भी बीच नहीं होगा। बस आप इसी तरह प्यार बरसाते रहें और बताएँ, इसे लाइक करके बताएँ और कमेंट करके बताएँ कि इसे कंटिन्यू करूँ कि नहीं। 6 to 12 का है। जय हिंद, जय भारत। और जल्द ही आपको रात तक अपडेट मिलेगा, लेकिन अभी इसका लाइक करके तुरंत के तुरंत बताइए, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के तैयार में। आपका लाइक, ये अपलोडिंग तैयार हो जाएगा।